कक्षा 8 के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत और अभिनंदन आज के इस वीडियो में। और ये आपके 11 अप्रैल को जो संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो फ़ायदा पूरा मिल सके। और जिन्होंने भी मेरे वीडियो पूरे देखे हैं उनके पेपर अच्छे गए हैं और उनका जो पेपर है वो काफ़ी प्रश्न आपको उसमें देखने को मिले होंगे। और जो बच्चे यहाँ पर जो रियल पेपर के चक्कर में आए हैं कि मेरे को यहाँ पे रियल पेपर मिल जाएगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं जो भी पेपर अपलोड करता हूँ सारे के सारे मॉडल पेपर अपलोड करता हूँ। कोई भी रियल पेपर मेरे पास में नहीं है और ना ही किसी के पास में रियल पेपर ऐसे आते हैं जो आपको जो रियल पेपर के नाम से बेवकूफ़ बनाते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं। वो आपको पुराने पेपर बताते हैं 2016 से लगा के 2020 तक के जो 4-5 पेपर है वो बता के उनका सन मिटा के आपको जो वहाँ पे समय बर्बाद किया जाता है। जबकि 2018 का पेपर आप देख लेना, आपकी किताब से वो नहीं मिलेगा। कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी किताब में भी नहीं है, फिर भी आपको जो बताया जा रहा है कि ये प्रश्न आएगा। तो आप थोड़ा सा समझे इस चीज़ को कि जो प्रश्न आपके है ही नहीं सिलेबस में वो आपके आएगा कैसे। और जो आपको रियल पेपर दे रहे तो उनकी वीडियो के नीचे कम से कम आप कमेंट करके ये देख लेना कि बच्चे किस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं। क्या वो जो रियल पेपर बताते हैं वो आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं? तो अगर आपके मिलता है तो आप ज़रूर उनके जो पेपर देखा करें। बाकी आपके जो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कोई इस प्रकार से जो रियल पेपर नहीं बता सकता है। ये आपके साथ में जो आपके समय बर्बाद किया जा रहा है और जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, कई प्रश्नों के उत्तर आपको गलत बताया जाता है। जब आप परीक्षा में गलत लिखेंगे तो आपके फिर नंबर काटे जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो चाहे मेरे वीडियो आप पूरा मत देखना, लेकिन जो भी मॉडल पेपर आपको बताता है तो उसको अच्छी प्रकार से समझना है। इस रियल पेपर के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और ये आपका जो समय है, अमूल्य समय, वो फिर आपके पास में वापस नहीं आएगा। जैसे आपने गणित के पेपर में देख लिया कि जो आपको रियल पेपर दे रहे थे वो फिर आपको जो लास्ट में बहाने बना के जो चले गए और आपके पास में जो अपना समय नहीं रहा था। तो पेपर होने के बाद में फिर आप यही कहोगे कि हमारा जो पेपर ख़राब गया। तो इससे बढ़िया यही है कि आप जो समय रहते हैं अच्छी सी तैयारी कर लें। तो 2 मिनट आपका समय लिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं आपकी जो वीडियो शुरू करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी जो बात है वो आपको समझ में आई होगी। जो रियल पेपर के चक्कर में आए हैं वो वीडियो अभी स्टॉप कर दें और फिर आगे की वीडियो जो मेहनत करना चाहते हैं वो फिर वीडियो आगे देखें। पहला प्रश्न आपके सामने है कि चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। तो इसका आपको उपसर्ग बताना है। ये जो रेखांकित पद है उपगम्य, तो इस उपगम्य में उपसर्ग बताना है। तो उपगम्य में देखो उप जो है वो उपसर्ग है, आगे जो आता है वो उप आता है, तो इसका उप जो है वो इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न आपको कत्वा प्रत्यय बताना है। तो कत्वा प्रत्यय जिसमें आपको बताया था मैंने कि जिसके लास्ट में त्वा आता है या ट्वा आता है, त्वा या ट्वा आता है, उसको कत्वा प्रत्यय के रूप में पहचान होती है। तो ये दत्वा, देखो ग वाला ऑप्शन है दत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय होता है। ये पातुम में तुमुन प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? पातुम में तुमुन प्रत्यय है। और ये जो अन आता है लास्ट में अन, ठीक है, अन, तो उसमें सत्री प्रत्यय होता है। क्या होता है? सत्री प्रत्यय होता है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा यो याद कर लें। तीसरा प्रश्न आपके पूछा जाएगा कि हिंसा पशव परित गोरा अस्मिन वाक्य अवयव पदम किम। इसमें से आपका जो अवयव पद है वो कौन सा है? तो इसमें जो परित शब्द है, अभित परित, ठीक है, तो वो वाले जो शब्द होता है वो परित होता है। परित का मतलब होता है चारों ओर, जबकि अभित का मतलब होता है दोनों ओर। तो इसमें आपके अवयव शब्द हो जाएगा परित। अगला प्रश्न है जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति। तो इसमें से आपको सर्वनाम पद बताना है। तो सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? इसमें जो मई शब्द हैं ये आपके सर्वनाम शब्द हो जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले काम आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका मई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना का आसित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका लोमशिका। लोमशिका कहते हैं लोमड़ी को, जबकि श्रृंगाल किसको कहते हैं? श्रृंगाल कहते हैं गिद्दड़ को। और व्याघ्र किसको कहते हैं? बाघ को। चटका किसको कहते हैं? चिड़िया को। अगला प्रश्न आपकी छठा, आत्मा वै जायते कह। आत्मा वै जायते कह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके पुत्र। प्रश्न संख्या 7, नीति नवनीतम प्रस्तुत पाठ्यस्य मूल ग्रंथ कह अस्ति। ये जो नीति नवीनतम आपका जो पाठ है उसका मूल ग्रंथ क्या है? वो किस ग्रंथ से लिया गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मनु स्मृति। ये कहाँ से लिया गया है? मनु स्मृति से लिया गया है। तो आपको ये भी कमेंट करना है कि मनु स्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके आया होगा किताब में ये कि मनु स्मृति का जो लेखक है वो कौन है, किसके द्वारा मनु स्मृति लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 8, भारत जनता कुसुमदापि कीदृश्य वर्तते। तो भारत की जो जनता है वो किस प्रकार से दिखती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके
सुकुमारा, वो सुकुमार के समान दिखती हैं। अगला क्वेश्चन आपके 9वां है, इसमें आपसे पूछा जाएगा विभक्ति का चयन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपको 2 शब्द देंगे, दुर्जनेश और दुर्जनैन। तो यहाँ पर आप क्या आएगा, समम, इस समम के योग में आपके क्या आएगा, दुर्जनैन आएगा। ठीक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाएगा। फिर आपके दूसरा है इसमें ख, शिल्पिभ्य नमः। तो यहाँ पे नमः के योग में, जो नमः के योग में चौथी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, शिल्पिभ्य। अगला क्वेश्चन है 10वां, संधि विच्छेद करना है, संधि युक्त करना है। इति अस्मिन, इति अस्मिन, तो इसका क्या हो जाएगा, इत्यस्मिन। इसमें आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। जैसे स्वागत होता है, स्वागत, वैसे ही आपके इति प्लस अस्मिन क्या हो जाएगा, ये जो ई है, ये ई प्लस अ जो है वो मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके य बन जाएगा। ई और य मिलके, ई और अ मिलके य बनता है, और आपके उ और अ मिलके व बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद करना है। अगला प्रश्न आपके सहसेव। तो सहसेव का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो सहसा प्लस ए हो जाएगा, सहसा प्लस ए हो जाएगा। जैसे सहसेव का संधि विच्छेद सहसा प्लस एव है, वैसे ही आपको मैं एक शब्द देता हूँ, उसका संधि विच्छेद करके आपको कमेंट करना है। शब्द है आपके साथ में सदैव। तो सदैव का जो संधि विच्छेद है वो आपको कमेंट करके बताना है। जैसा सहसैव का है वैसा ही सदैव का होता है, इसके ऊपर 2 मात्राएं ध्यान रखना है। ठीक है, सदैव। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष विशेषण नाम उचित मेलनम कुरुत। इसमें आपको विशेषण और विशेष के साथ में उचित मिलान करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सहस्त्रस तड़ागा हो जाएगा, और नूतनम ये हो जाएगा प्रविधि, नई विधि, अशेषे ये हो जाएगा देशे, और वास्तुकारा गजदरा। गजदरा कौन था, वास्तुकार था। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको किताब के जो प्रश्न है वो उनके अनुसार आपको करना है। उचित आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी क्रियापद में। ठीक है, क्रियापद में आपको जो धातु है, पट धातु, लट लकार, लोट लकार, ये सभी आपको याद होने चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसे पहला है आपके प्रयोगो अयम प्रतीकात्म वर्तते, क्या आ जाएगा इसमें, वर्तते। फिर आपके दूसरा है भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, और तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत, तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत। अच्छा, इसमें ये जो पाटलिपुत्र है, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है पटना, उसको प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो पाटलिपुत्र है वो किसकी कर्मभूमि थी। ठीक है, आपकी किताब में आया है कि ये जो पाटलिपुत्र है वो किसी न किसी एक वैज्ञानिक की कर्मभूमि रही है, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीतम तु वर्जयेत। तो ये आपकी किताब की जो लाइनें हैं उस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर देनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपको इसमें विशेषण और विशेष्य बताना है। विशेषणम आग, तो इसका हो जाएगा आगमिनी अवकाशे। तो अवकाश की विशेषता क्या है, आगमिनी। तो इसमें आपके विशेषण हो जाएगा आगमिनी, और किसकी विशेषता है, तो अवकाशे की, अवकाश की विशेषता है। तो जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद का जो आपके प्रश्न निर्माण करना है, यहाँ पे है सत्यपुताम। तो आपको ये बताना है, सत्यपुताम की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द बताना है। मनुष्य कीदृशी, मनुष्य कीदृशी वाचम वदेत। मनुष्य किस प्रकार है जो बोलता है, तो मनुष्य को है जो सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ख तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो इसमें आपके तयो के स्थान पर आपको प्रश्न बनाना है, तो तयो का आ जाएगा आपके कयो, कयो नित्यम प्रियम कुर्यात। अगला प्रश्न आपके संज्ञा शब्द लिखना है। अंबिका पितु क्रोडे उपविशति। तो यहाँ पे पितु आएगा। मानवा वृक्षाणाम फलानी खादंती। तो यहाँ पे फलानी आएगा। देखो ज़्यादा फल होते हैं इसलिए फलानी आ जाएगा। शिशु स्वागताय संदा भवः। और लास्ट आपके माल्या सह चिकित्सा प्रति गच्छत। ये आपकी जो किताब के हैं वही सारे सारे आपके पूछे गए हैं। अब आपके एक एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। अहम कुत्र सदा दृश्यते, अहम कुत्र सदा दृश्यते। तो ये जो है आपके अहम विस्मिन् जगति सदा दृश्यते। व्याघ्रस्य
पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्र की जो प्यास है वो किस प्रकार से शांत हुई। तो व्याघ्र का मतलब होता है वो जो बाघ था उसकी प्यास किस प्रकार से बुझी। तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, व्याघ्र की जो प्यास है वो जल पीकर समाप्त हुई थी, शांत हुई थी। यहाँ पर देखो पीतवा, एक शब्द ये आपको याद करना है पीतवा। यहाँ पर जो पीतवा शब्द है, इस पीतवा शब्द में आपको प्रत्यय पूछे कोई तो इसमें कत्वा प्रत्यय है। इस पीतवा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, सुख दुख के क्या लक्षण है वो आपको बताना है। सर्व परवशम दुखम, जो दूसरों के वश में रहता है वो दुखी रहता है। और सर्व आत्मवशम च सुखम भवति, वो जो खुद के वश में रहता है वो सुखी रहता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जो दूसरों पर आश्रित रहता है वह हमेशा दुखी होता है। जैसे आप रहते हैं कि हमको कोई रियल पेपर दे देगा, हम बिना तैयारी किए पास हो जाएंगे, तो वो हमेशा दुखी रहेंगे और परीक्षा देने के बाद में भी वो दुखी ही रहेंगे क्योंकि उनके पेपर खराब हो जाएगा। और जो आत्मवश, जो खुद के वश में रहते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमेशा परीक्षा दे के बाहर निकलते हैं, तब वो जो खुश होकर निकलते हैं। जबकि ये जो परवशम वाला होता है ना, जो रियल पेपर के चक्कर में दौड़ते रहते हैं कि हमको कोई रियल पेपर दे देगा और हमें जो पास हो जाएंगे, ऐसे जो पास होने लायक नहीं होते हैं, वो हमेशा फेल ही होंगे। अभी पास हो जाएंगे तो आप देख लेना वो 9th में जाके फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको अपने ऊपर है जो आत्मवशम, जो खुद के ऊपर आपको नियंत्रण होना चाहिए, वो हमेशा जो सुखी रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सावित्रिया द्वयो काव्य संकलनो नामनी, आपको सावित्री के जो 2 काव्य संकलन है उनके नाम बताना है। तो ये हो जाएगा, उनके काव्य संकलन का नाम क्या क्या है। काव्य संकलन का नाम है काव्य फुले और सुबोध रत्नाक्रम, ये दोनों आपको नाम याद कर लेना, काव्य फुले और सुबोध रत्नाक्रम। ये सावित्रीबाई, ये जो सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से प्रश्न जो 100% पूछा जाएगा, या तो आपके पैराग्राफ आएगा या इससे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको कुछ प्रश्नों के आपको याद होने चाहिए, जैसे जो सावित्रीबाई है उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी शादी किसके साथ में हुई थी, ये आपको मुख्य रूप से याद करना है। इसके अलावा वो सावित्रीबाई जो फुले ही, वो आपकी ये सावित्रीबाई, तो ये महाराष्ट्र की जो प्रथम महिला शिक्षिका थी, इन्होंने अन्याय के खिलाफ है जो आवाज़ उठाई थी, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इससे संबंधित आपको थोड़ा सा हिंदी में भी याद होना चाहिए। अगर मान लो आपको इंग्लिश में, ये संस्कृत में भी नहीं आता हो तो आप हिंदी में लिख लेंगे तो भी थोड़ा सा उत्तर आपका नंबर दे देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर आपको नंबर बिल्कुल 0 मिलेगा। तो कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है, वहाँ पे संबंधित प्रश्न का जो उत्तर आपको लिख के आना है। तो आप कमेंट करके बताना, देखिए सावित्रीबाई के जो माता पिता का नाम क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदम लिखित, आपको एक पद में इसका उत्तर लिखना है। भारत भूमि केशा महाशक्ति पुरिता, भारत भूमि जो किस प्रकार की महाशक्ति हैं, तो अणु नाम, अणुओं से महाशक्ति हैं। ये अणु नाम में आपके देखा होगा 5 जो मिसाइलें थी। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो 5 मिसाइलें कौन कौन सी थी। उन 5 ही स्वदेशी, उनको स्वदेशी मिसाइल कहते हैं। उन 5 ही स्वदेशी मिसाइल का नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बता देना, हो सकता है कि आपके जो 11 तारीख को परीक्षा में आ जाए। अगला प्रश्न देखो, कातरा युद्ध किम कुर्यात, जो कायर होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, जो कायर होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, वो युद्ध से भाग जाते हैं, तो पलायते, वो पलायन कर जाते हैं। जो कायर होते हैं वो युद्ध से पलायन कर जाते हैं। जबकि जो वीर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वो हमेशा जो तैयारी करते हैं वो हमेशा युद्ध में डटे रहते हैं, लास्ट समय तक वो डटे रहते हैं। जबकि जो कायर होते हैं वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जो आलसी होते हैं, कायर होते हैं, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, मेहनत करना वो नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि विदुबी का सदा वंद्या, तो जो विद्या होती है उसकी सदा वंदना की जाती है। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी प्रतिध्वनि हुई थी, तो उस सिंह की प्रतिध्वनि हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपके सिंह। अब आपको ये जो 18वां क्वेश्चन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको ही करना है। आपको 4 श्लोक याद करने में, मैंने शुरू से आपको कहा था कि आपको 4 श्लोक अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें से एक श्लोक आपको वो याद करना है अभिवादन श्लेष्य वाला। ठीक है, आयुर्विद्या यशोबलम जो आपका श्लोक है पूरा, उसको अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है। उसका हिंदी अनुवाद भी आपको याद कर लेना है। आपको 4 श्लोक और चारों श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी आपको याद करना है। आपके या तो वो प्रश्न हिंदी अनुवाद में आ जाएगा या फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो आपके 4 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। 2 और 2 4 हैं। अगला प्रश्न देखो, आपको स्तंभ 1 से स्तंभ ख को मिलान करना है। तो इसमें पूछा गया है कि
विज्ञान दना, दनाहम, ज्ञान दना। ठीक है, तो ये विज्ञान, ज्ञान, ये साहित्य कला, ये सभी क्या है, संगीत परंपरा, ये इससे संबंधित है। थोड़ी सी आपको इसमें मिलान कर लेनी है। जैसे मम गीत मुर्दम समम जगत, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मम से आपके ये वाला आ जाएगा, देखो सम जगतम, तो ये सम जगतम, ये आपके श्लोक है, तो फिर श्लोक से इसकी मिलान कर लेनी है। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, तो ये देखो प्रिय शब्द इसमें मिल रहे हैं, इसमें और प्रिय शब्द किसमें मिल रहे हैं, ये मिल रहा है। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेना है, इसके साथ में मिल जाएगा। मैत्री में सहजा प्रकृति स्थिति नो दुर्बलता प्रियाय, तो इसका आंसर इस प्रकार से मिलान कर लेना है। फिर आपका 20वां प्रश्न आएगा जिसमें आपको 4 शब्द लिखने, इस चित्र को देख के बताओ ये इस चित्र में क्या हो रहा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी जो सफाई का कार्य कर रहे हैं, सड़क पर जो ये साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो चला था, जिसके तहत स्वच्छता को विशेष बल दिया गया था, स्वच्छता के ऊपर। तो इसमें जो अभियान के तहत आपके स्वच्छता का प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया था। तो ये जो अभियान है आपके स्वच्छता के लिए ही अभियान शुरू किया गया था। तो ये स्वच्छ भारत अभियान का ही चित्र है जिसमें आपको बताने की ये क्या कर रहे हैं। तो अस्मिन चित्रे छात्रा अध्यापका च स्वच्छता कार्य कुर्वन्ति, इस चित्र में छात्र और अध्यापक क्या कर रहे हैं, स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं। फिर आपको इसमें बताना है कि चित्रे शिक्षिका स्वच्छता कार्य छात्राणाम सहायता कुर्वन्ति, इस चित्र में जो शिक्षिका हैं, ये जो मैडम है, ये आपको दिखाई दे रही मैडम, ये बच्चों की सहायता कर रहे हैं स्वच्छता कार्य में बच्चों की सहायता कर रहे हैं। फिर आपकी इसमें क्या करें, कहाँ पे सफाई कर रहे हैं, तो छात्रा राजमार्गे स्वच्छताम कुर्वन्ति, ये जो चारों शब्द हैं वो आपको ऊपर दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढ के लिखना है। तो छात्रा कहाँ पे, तो राजमार्ग पर, यानी कि सड़क पर जो स्वच्छता का कार्य कर रही हैं। अधुना भारत देश से सर्वत्र स्वच्छता अभियानम प्रचलित, अभी ये जो भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो ये आपका है। और या फिर इसके अथवा में आपको एक कथा दी जाएगी, उस कथा को भरना है। 8 अक्षर इसमें भरने हैं और टोटल आपको 4 नंबर मिलेंगे। या तो ये 8 अक्षर भरो इसमें, या फिर इसमें से 4 भर दो। तो मेरे हिसाब से आपको ये 4 जो नंबर है चित्र को देखकर बताना, ये थोड़ा आसान है। और 4 शब्द आपको यहाँ से ही भर के लिखने हैं, तो आपके ये आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको भर देना। फिर इसमें आपको बताना है कथा, तो इसमें कथा भी बता देते हैं। कथा कौन सी है, ये कथा आपके वो विडाल वाली, वो विडाल जिसके गले में घंटी बांधनी, चूहे और विडाल वाली। तो इसमें हम देख लेते हैं कि वो कथा आपकी किस प्रकार है। वैसे आपकी जो भूखी लोमड़ी वाली कहानी है और प्यासे कौवे वाली जो कहानी है, उसके आने के पूरे चांस है, 100% वो आपके भूखी लोमड़ी और प्यासे कौवे वाली कहानी दोनों में से आपके एक है जो पूरे चांस है वो आएंगे। लेकिन ये भी हम देख लेते हैं, मान लो आ जाए तो आपको इसमें से ही देख के एक बार भर लेना है। तो कश्चित आपके इसमें आ जाएगा ग्राम में, कश्चित ग्राम में एका विडाली अवसत, किसी गांव में, ग्राम्य का मतलब किसी गांव में एक विडाल कहते हैं, बड़ी जो बिल्ली होती है उसको विडाल कहा जाता है। तो एक बड़ी बिल्ली रहती थी। सा प्रतिदिन बहुन मुस्कान अभक्षत, वह प्रतिदिन जो बहुत से चूहों को, मूषक कहते हैं चूहों को, मूषक राज किसको कहते हैं, चूहे को कहते हैं। तो वह बहुत सारे मूषक यानी कि चूहों को खा जाती थी। एवं स्वविनाशम दृष्टवा मुस्का स्वप्राण रक्षणार्थ एक सभायाम आयोजित, तो सभी चूहों ने अपने विनाश को देखकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक सभा का आयोजन किया। तो यहाँ पे आ जाएगा सभा आयोजित। देखो सभा का क्या होता है, आयोजन होता है, तो यहाँ पे भरा जाएगा सभा। सभायाम मुस्काम इम निर्णयम अकुर्वन्, इस सभा में चूहों ने एक निर्णय किया। क्या निर्णय किया, यत यदि विडाल्या यानी कि उस बिल्ली के, यहाँ पे 5वें में क्या आएगा, ग्रीवाया यानी कि बिल्ली के गले में घंटी का बंधनम भविष्यति, अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो तस्या नादम, तब उसकी आवाज़ से यानी कि उसकी आवाज़ को श्रुत्वा सुनकर, ये श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय इसमें ध्यान रखना है, श्रुत्वा वयम स्वबिल्लम गमिष्यामि, उसकी घंटी की आवाज़ को सुनकर हम सभी कहाँ चले जाएंगे, बिल में चले जाएंगे। एवं श्रुत्वा तेसु मुस्केसु एक वृद्ध मुस्का किंचित विचारत, ये सभी सुनकर उनमें से एक जो बुढ़ा जो चूहा था उसने विचार किया। अपश्यत, और उसने कहा, पूछा कि कह तस्या ग्रीवया, इनमें से कौन, ग्रीवया यानी कि जो गर्दन में घंटी का बंधनम करिष्यति, जो उस बिल्ली के गले में घंटी बांधने का कार्य कौन करेगा।
तदानीम एव विडाली आगता, तब वह एक बिल्ली आ जाती है। ता दृष्टेव सर्वे मुस्का स्वबिलम पालित, वो देखती है और सभी बिल के अंदर चले जाते हैं। यानी कि केवल बातें बना रहे थे, वो काम है जो कोई नहीं कर रहा था, यानी कि केवल सलाह दे रहे थे कि हम इस प्रकार से जो बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे और जैसे ही बिल्ली आएगी और हमें जो अपने अपने बिलों में चले जाएंगे। लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता था। सबसे उस बुढ़े जो चूहा था उसके दिमाग में आया कि आखिर उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो जैसे ही वो बातें कर रहे थे और इधर से वो बिल्ली आ जाती है और सारे चूहे भाग जाते हैं। तो ये आपकी कहानी इस प्रकार से लिखनी है। 21वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम घटना क्रमानुसारेण क्रम योचन कुरुत। इसमें आपको जो घटना के है उसको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपकी जो व्याघ्र वाली जो पाठ है वहाँ से लिया गया है। ये शिकारी और कबूतर वाला ये जो घटनाक्रम है, शिकारी और कबूतर की जो कहानी है वो जाल में फंस जाते हैं, तो वो वाली कहानी है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें ये वाली लाइन, कश्चन व्याघ्र वने जालम विस्तीर्य दूरे अस्थित। किसी व्याध का मतलब होता है शिकारी, किसी शिकारी ने जंगल में एक जाल को दूर बिछा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, आकाश से सपरिवार कपोतराज चित्र ग्रीव निर्गत। आकाश में जो कपोतराज का जो परिवार था वो उड़ रहा था, वहाँ से जा रहा था। तदेव तंडुलन करानी कपोता नाम लोबो जात। वहाँ पर जो कुछ लड्डुओं के जो कण थे, लड्डू का तंडुल मतलब चावल वगैरह ये पड़े थे, तो उनके जो कण थे उनको देखकर जो कबूतर थे उनको लोभ आ जाता है, वो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। परंतु कपोतराज तत्र असहमत नासित, लेकिन उनका जो कपोतराज जो था वो उनको मना करता है, वो ऊपर जाने पे सहमत नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि वो सारे उस कपोतराज को छोड़ के बाकी के जो सारे सारे वहाँ पे उतर जाते हैं। निर्जन वन, इस निर्जन वन में तंडुल कण नाम संभव कुत। इस निर्जन वन में जो आपको जो कण थे वो वहाँ पे संभव नहीं थे, चावल के कण संभव नहीं थे। फिर इसके बाद में लिखेंगे कपोता राज्य उपदेश स्वीकृति नीचे आगता। जो कबूतरों का जो राजा था वो उपदेश को स्वीकार करके नीचे आता है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, ते जाले निपतति, वे जाल को उड़ा ले जाते हैं। अतः उक्तम सहसा विदिति न क्रियामि, जो अचानक होता है यानी कि जो जिस पहले से पता हो, जो अनुभवी लोग होते हैं उनकी बातों को मानना चाहिए, ऐसे जो जिनको पता नहीं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपके 3 श्लोक आएंगे और इन 3 में से 2 का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे आपके पहला है ये 22वें का पहला, गिरि शिखरे नन्नु निज निकितनम विश्वयानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवती साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये आपके श्लोक देर का है और ये श्लोक आपको याद कर लेना है। इसमें से कई सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। ये तो कितनी बार पूछा गया है, गिरि शिखरे नन्नु निकेतनम, और एक ये स्वकीय बलम भवती साधनम, ये कई बार ये दोनों लाइनें बार बार पूछी गई हैं, तो याद कर लेना ये। तो इसमें आपके कवि क्या कहता है कि कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम सभी, मेरी भी आपके साथ में यही इच्छा है कि आप सभी जो अच्छी मेहनत करें और मेहनत करना सीखें। अब जो फालतू के चक्कर में ना पड़े कि बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल हो जाएगी, अभी तो अपना जीवन शुरू हुआ है। इस प्रकार से हम कितने दिनों तक जो दूसरों पर आश्रित रह के हम पलेंगे। हम अपनी मेहनत से जो काम करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे, और ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो खुद के साथ देता है, यानी कि जो मेहनत करता है उसी का जो भगवान भी साथ देता है। तो इसमें आपके कवि कहता है कि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और निश्चय ही वह पर्वत की चोटी पर अपना निवास है। कवि कहता है कि अपना जो निवास है वो निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है, इसलिए आपको वाहन के बिना पर्वत पर चढ़ना होगा। यानी कि पर्वत मान लो किसी की घर मान लो पर्वत के ऊपर है, ठीक, पहाड़ के ऊपर है, तो आपको पहाड़ पर के ऊपर गाड़ी नहीं ले जानी, वहाँ अपने हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अपना बल ही वहाँ पर साधन होता है, इसलिए हमेशा आगे ही पैर रखना चाहिए, आगे आपको कदम बढ़ाना चाहिए। फिर दूसरा इसमें इयम वीर भोग्याम तथा सर्व कर्म सेव्या जगत वंदनीय च भूदेव गेया सदा पर्वतान सवानम दरयम क्षितौ राजेत भारत स्वरभूमि। ये वाला जो लाइन है वो कई बार पूछी गई है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक में भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत की भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य है। यहाँ पर वीर निवास करते हैं, कायर निवास नहीं करते हैं, यहाँ पर वीर निवास करते हैं। यहाँ पे जो लोग युद्ध में जो लड़ना जानते हैं, युद्ध से भागना नहीं जानते, तो यहाँ पर जो वीर निवास करते हैं, वीरों की भूमि ये। और यहाँ कर्मशील लोग निवास करते हैं, यहाँ पर कार्य करने में विश्वास करते हैं
और यह संसार में सभी द्वारा वंदनीय है, और जो कर्म करता है लोग भी उसी की पूजा करते हैं, और यानी कि उसी की वंदना की जाती हैं, और देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जो खुद मेहनत करता है देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और यहाँ सदा पर्वों, यह जो भारत भूमि है वह सदा ही है जो पर्वों और उत्सवों की भूमि रही है। भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो भारत जो स्वर्ण भूमि है वो इस पूरी पृथ्वी पर जो सुशोभित हो रही है। किसी समय जो भारत है जो स्वर्ण विश्व गुरु और सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उसका कारण ये था कि यहाँ पर ज्ञान, धन, दौलत सारी चीज़ें से परिपूर्ण था। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता होगा कि ये जो अंग्रेज आए थे वो लूट कर जो देश को जो बर्बाद कर देता, और ये वैसे ही अंग्रेज थे जो बिना मेहनत के जो सारी चीज़ चाहते थे। फिर आपके 23वां प्रश्न है, बिलिष्यवाणी न कदापि में श्रुता। इस पाठ का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, यानी कि ये भावार्थ लिखना है, इसका कथा सार लिखना है, या फिर कंटक ने जो कंटकम ये जो कहानी है इसका आपको कथा सार लिखना है। दोनों में से एक को लिखना है और 8 नंबर मिलेंगे। और हमेशा आपको मैं कहता रहूँ इन दोनों को अच्छे प्रकार से याद कर लेना। इन दोनों में से कोई न कोई एक आपके परीक्षा में ज़रूर है जो देखने को मिलेगी। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। मैं इसको हर वीडियो में आपको बताता हूँ, एक बार वापस देख लेते हैं। कंटक ने कंटकम आपको तो अब तक याद भी हो गई होगी। ये जो चंचल नामक शिकारी था उसकी कहानी एक तो कथा के अनुसार चंचल नामक एक शिकारी था, और एक बार वह वन में उसके द्वारा बिछाए गए वह जाल में एक बाघ फंस गया था। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद में बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई। ये भी प्रश्न आया था आप पीछे कि बाघ की जो प्यास है वो कैसे शांत हुई, तो पानी पीने से शांत हुई थी। किंतु मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा। जिसने बचाया वो कह रहा है कि मैं आपको ही खाऊंगा। तो थोड़ा सा विलम्ब है, ये विडम्बना। बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है, और नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी हैं, यहाँ पर वे मेरा ही जल पीते और मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि बिल्कुल सही बात है, लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे ही फल खाते हैं, किंतु लोग मुझे ही काटते हैं और मुझे ही गाली देते हैं। इसके बाद है जो शिकारी अपनी व्यथा को अपनी एक पास में एक लोमड़ी थी उस लोमड़ी को सुनाता है। तो लोमड़ी अपनी जो चतुराई से, लोमड़ी चतुरता के लिए जानी जाती है, तो उस बाघ को पुनः उसी जाल में जो फंसा देती हैं। और वह दूर जो कपटी लोगों के साथ में कपटपूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। जो धोखा करता है आपके साथ में उसके साथ व्यवहार भी वापस धोखे का ही होना चाहिए। तो ये आपके इस प्रकार से कहानी है। दूसरा है आपकी बिलिष्यवाणी ने कदापि में श्रुता। ये जो आपकी खर नखर वाला शेर जो है उसकी कहानी है, तो ये भी हम देख लेते हैं। किसी वन में एक खर नखर नाम का जो शेर रहता था। एक तो ये याद करना है उस शेर का नाम क्या था, खर नखर था। और वह एक बार जो वह इधर उधर घूमता हुआ, किंतु उसे भोजन के योग्य कोई जीव नहीं मिला। सायंकाल में, शाम के समय में, ये जो आपके विशाल गुफा को देखकर सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं बैठकर छिप कर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का जो मालिक था, उस गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुछ नामक गिद्दड़। ये दधिपुछ नामक जो गिद्दड़ था वह वहाँ पे आया और उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के तो चिन्ह देखे थे, यानी कि अंदर जाते हुए तो उसके पैर देखे थे, लेकिन वापस बाहर निकलते हुए उसके पैर के जो चिन्ह वो नहीं नजर आए। तो वो समझ गया कि अंदर शेर हैं। ठीक है, उसने सोचा कि अंदर तो शेर हैं। तो गिद्दड़ ने सोचा कि निश्चय इसमें कोई शेर है, अब मैं क्या करूं। तो उसने एक उपाय सोचा, यानी कि अगर आपको कोई मुसीबत हो जाए तो आपको थोड़ा सा शांत रह के सोचना चाहिए। आपको कोई न कोई आइडिया है जो उस समय आता है। निश्चित रूप से अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो आपको थोड़ा सा शांत रह के आपको जो थोड़ा सा शांत रहना है, ताकि आपके दिमाग में कोई न कोई नया आइडिया आ जाए और उस मुसीबत से आप कोई न कोई बचने का उपाय सोच पाएँ। तो वो थोड़ी देर सोचा उसने और बोलने लगा कि उसने सोचा कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारे साथ ये शर्त थी। वो गिद्दड़ कह रहा है कि क्या गुफा तुमको याद नहीं है, मेरी तुम्हारे साथ में शर्त थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तो तुम मुझे अंदर आने के लिए आवाज़ दोगी, बुलाओगी। यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ये कौन कह रहा है, गिद्दड़ कह रहा है वो। तो फिर इसमें ये गिद्दड़ की आवाज़ को सुनकर शेर ने सोचा कि वास्तव में कौन ये तो ये जो गुफा है ये इसके मालिक को हमेशा आवाज़ देती होगी। तो इसने जो
सोचा कि मैं जो उसको आवाज़ देता हूँ और वो अंदर आएगा और मैं उसको अपना भोजन बुला लूँगा, मतलब खाना उसका अपना भोजन बना के खा जाऊँगा। ऐसा सोच कर जो ज़ोर से जो गिद्दड़ का आह्वान किया, ज़ोर से उस गिद्दड़ को आवाज़ दी। तो शेर की जो उच्च गर्जना थी, ऊंची आवाज़ थी, उसकी प्रतिध्वनि को सुन के जो गुफा ने भी जो गिद्दड़ का आह्वान किया, तो उस ध्वनि को सुन के वो जो बाकी जो पशु थे वो भी भाग गए और वो जो गिद्दड़ था वो भी वहाँ से दूर भाग गया था। अच्छा, ये जो कहानी आपकी, ये जो कथा है वो आपके इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ये कहानी कहाँ से ली गई है और उसके लेखक का नाम क्या है। अगर आप मेरे लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि यह कहानी जो कहाँ से ली गई है और उस कहानी के जो लेखक हैं उस लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो उस किताब का नाम, ठीक है, और उस लेखक का नाम दोनों आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपको 8 वाक्य बनाने शिक्षक के ऊपर, या तो ये बनाओ या फिर शिक्षक की जगह आप विद्यालय पर भी याद कर सकते हो। तो विद्यालय पे याद कर लेना एक तो 8 वाक्य कि आपके विद्यालय में क्या क्या है। एक तो ये आपके आ सकता है, इसके अलावा एक आपके प्रार्थना पत्र तो निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, प्रार्थना पत्र में आपको एक तो टीसी का याद कर लेना है, एक आपको अपने बीमारी का याद कर लेना है, एक आपके बड़े भाई की शादी का आपको याद कर लेना है और एक आपके घर पे कार्य है। ये 4 आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। सबसे जो ज़्यादा संभावना है वो आपके बीमारी की प्रार्थना पत्र उसके आने की है, और फिर भी आपको बाकी की भी याद करनी, जैसे टीसी की है, बड़े भाई की शादी की है, तो वो भी आपको याद कर लेनी है। याद कुछ नहीं करनी, आपको जो शब्द दे रखे मैं आपको एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ये प्रार्थना पत्र, इंपॉर्टेंट कथा, इंपॉर्टेंट श्लोक, ये सभी आपकी एक वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी आपको 9वीं क्लास में जो गणित है वो अच्छी प्रकार से मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो आप जो बिना किसी ट्यूशन के आप जो पूरा कोर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री कर सकें। तो ये मेरी इच्छा है कि जो भी साथी यहाँ पे नए यहाँ तक वीडियो देखते हैं, यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं इस प्रश्न तक, इसका मतलब वो पढ़ने वाला है। जो रियल पेपर के चक्कर में थे वो तो शुरू में ही वहाँ पे बंद हो गए, वो उसको वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके आगे बढ़ गए थे। ठीक है, दूसरा वो रियल पेपर खोजने में निकल गए, लेकिन जो पढ़ने वाला बालक है वो अभी तक मेरा वीडियो देख रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ तक जो वीडियो देखता है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मेहनती बालक है, और ऐसे बालकों के लिए मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। तो जो मेहनत करेगा उसके साथ मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और उनके साथ जो अपन काम करेंगे, और 8वीं के बाद में 9वीं क्लास में आपके निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आप इसी रूप से तैयारी करेंगे तो। और जो रियल पेपर के चक्कर में है वो तो निश्चित रूप से आप देख लेना, वहाँ पर आपको कोई चीज़ें जो 9th क्लास में आपका साथ है जो वहाँ पर छूट जाएगा। तो अब देख लेते हैं ये वाली एप्लीकेशन सेवायाम श्रीमंत। इसमें देखो या ऊपर तो किसी जिले का या फिर स्थान का नाम आ जाएगा, तो या फिर या प्रधानाचार्य ऊपर आता है, इसमें से आपके लिए दिखा होगा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, 8 शब्द दे रखे होंगे। तो प्रधानाचार्य महोदय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ये आपके नाम लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है बीकानेरम और एक है दिल्ली नगरम, तो कोई भी लिख सकता है इसमें। तो या अपने राजस्थान से है तो आप बीकानेर लिख लेना, ठीक है। और ये शादी का आपके प्रार्थना पत्र है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। तो पहला ये कि दिन द्वेष अवकाश, इसमें आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, हम लिखते हैं यहाँ पे निवेदनम अस्ति यत मम ज्येष्ठ भ्रातु, मेरे बड़े भाई का विवाह इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हो निश्चित हुआ है। तो वर यात्रा कहते हैं बारात को, बारात दिल्ली नगर जाएगी, यानी कि दिल्ली में जाएगी। अतः दिन द्वेष 2 दिन विद्यालय में नहीं आ सकूँगा, यानी कि अतः दिन द्वेष अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, कृपया ये दिनांक डाल देनी है। पर्यंत दिन द्वेष 2 दिन का अवकाशम स्वीकृष्यन्ति श्रीमंत इति। सधन्यवाद करना आपको, सधन्यवादनम। और फिर आपको यहाँ लिखना है भवदीश्य शिष्या, भवदीय आज्ञापालक शिष्या, या शिष्य हो तो शिष्या, ठीक है। शिष्य हो तो शिष्य और शिष्या हो तो शिष्या लिखना है। नाम लिख लेना है और आपकी कक्षा लिख लेनी है, 8वीं कक्षा। अच्छा, नाम से मेरे को एक चीज़ याद आई कि आपका जो वास्तविक नाम वो क्या है, ठीक है। आपका जो वास्तव में, क्योंकि आप जिस चैनल से वीडियो देखते हो उससे मेरे को आपका वास्तविक नाम का पता नहीं है, तो आज इस वीडियो में आपका जो वास्तव में नाम के स्कूल में आपका क्या नाम है वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अपने स्कूल का भी नाम कमेंट करके मुझे बताना। तो ये आपके थी एप्लीकेशन। अब हम देख लेते हैं आपके एक गद्यांश आएगा उसको। गद्यांश में क्या पूछा गया है, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, ये आपके महाराष्ट्र में, ये इस ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थानानी सावित्री अजयत,
इनकी सावित्री वाला जो पार्ट है उसको दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कुछ प्रश्नों के जवाब आपको संस्कृत में देने हैं। तो जनवरी महीने की 3 तारीख को, ठीक है, यानी कि 3 जनवरी को ये डेट दे रखी है। इस समय महाराष्ट्र में एक नायक गांव है, उस स्थान पे जो सावित्री का जन्म हुआ था। तस्या माता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तस्या माता यहाँ पे लक्ष्मीबाई है, क्या है यहाँ पे लक्ष्मीबाई। तस्या माता लक्ष्मीबाई, पिता खंडोजी, पिता खंडोजी। तो ये मैंने आपको वीडियो को शुरू में पूछा था, तो आप में से कई बच्चों ने जो नीचे कमेंट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो माता का नाम तो आपके लक्ष्मीबाई है और पिता का नाम है खंडोजी। और 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदय परिणीता, उसने जो 9 वर्ष की उम्र में ही, 9 वर्ष यानी कि 9 वर्ष की उम्र में ही जो ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में जो विवाह हो गया था, यानी कि बाल विवाह हुआ था, छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था। तो सो अपि तदानी 13 वर्ष कल्प, और उस समय वो 13 साल की थी। उस समय ज्योतिबा फुले तो 9 साल के थे और वो जो थी वो आपके 13 साल की थी। सावित्रीबाई 13 साल की थी। ये तो ही स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसित, और वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। सावित्री मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती। सावित्री के मन में जो अध्ययन करने की अभिलाषा थी, पढ़ने की उनके मन में अभिलाषा थी। इतः परम सा सागरम आंग्ल भाषायाम अभ्यदन कुर्वन्ति, और उसने जो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया था। पहला प्रश्न तो आएगा कि गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो आपको ये देख के बता देना है कि ये गद्यांश किसके बारे में लिखा गया है। जैसे आर्यभट्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आर्यभट्टियम, सावित्री के बारे में पूछ सकता है, भारत देश के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में, इस प्रकार से आएगा। तो पहला तो इसका आ जाएगा आपके सावित्रीबाई फुले। सावित्रिया माता पिता के आस्ताम, तो सावित्रीबाई के जो माता पिता का नाम बताना है। सावित्रिया माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी आस्ताम। सावित्री के माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई था, और पिता का नाम खंडोजी था। सावित्री केन सह परिणीता, सावित्रीबाई का जो विवाह है वो किसके साथ में हुआ था, तो आप सभी को पता है सावित्रीबाई जो है वो ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में विवाह हुआ था। अच्छा, ज्योतिबा फुले की जो एक प्रसिद्ध किताब है, आपको अगर किसी ने पढ़ी हो, यानी कि कहीं पे पढ़ा हो ज्योतिबा फुले के बारे में, और उनकी किताब के बारे में आप में से किसी को जानकारी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ज्योतिबा फुले की किताब का नाम क्या है। ऊपर हमने 2 सावित्री के काव्य की रचना की थी, वो नहीं है। ज्योतिबा फुले की किताब का नाम अलग है। अगर आपको नहीं पता हो तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो ज्योतिबा फुले के साथ में इनका विवाह हुआ था। ज्योतिबा फुले महोदय कश्या प्रबल समर्थक आसित। ज्योतिबा फुले किसके प्रबल समर्थक थे, तो वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और ये जो ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई हैं, इन्होंने जो शुरू में जो स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारा कार्य किया था। और जब इनके ये पढ़ाई के लिए आवाज़ उठाते थे, यानी कि खुद ये जाते थे, तो लोग इनके ऊपर कीचड़ उछालते थे। उस समय जो स्त्री शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो लेकिन ये जो भारत में जो प्रथम महिला शिक्षिका गौरव प्राप्त हैं, भारत की, महाराष्ट्र की तो आपकी किताब में आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की ही नहीं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में नाम याद किया जाता है सावित्रीबाई फुले का, जो कि ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्त्री शिक्षा के लिए। आज भी जो बालिकाओं को कई कारण से जो पढ़ने नहीं दिया जाता है, बालकों को भी जो कई बार जो ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन जिनको मौका मिल रहा है वो फिर अपना समय बर्बाद करते हैं। तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ तक जिसने वीडियो देखा है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी जो मेहनती बालक हैं, जो यहाँ तक जो 30 मिनट, इनकी लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया और 40 मिनट तक उसने वीडियो देखा है, तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मेहनती बालक है वो। और आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, जीवन में आप इसी प्रकार से आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। ये मेरी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं और आपको ऑल द बेस्ट। आने वाले पेपर के लिए अच्छी प्रकार से आप तैयारी करें, और इसी पेपर के साथ में हम और भी पेपर अपलोड करेंगे। तो आप जितना अधिक मॉडल पेपर देखेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है आपके श्री राम क्लासेस, SHRIRAMCLASSES, श्री राम क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है, वो डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर मैंने आपके जो 2016 से लगा के 2020 तक के जो ओल्ड पेपर है वो डाल रखे हैं, जो कि आपके कई है जो आपने देखा होगा यूट्यूब पर रियल पेपर के नाम पे आपको जो वो पुराने पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी उनके उत्तर किताब में भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको जो देखना है और अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। जल्दी मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ में। जय हिंद, जय भारत।